नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है वो राज्यसभा चुनाव पर अभी गर्मा गई है। जिस तरह से आखिरी दिन है 5 मार्च और कहा जा रहा है कि होली के बाद ही जो नामांकन है वो सामने आएंगे, आखिरी दिन ही चेहरा जो है वो सामने आएगा। एनडीए में लगातार जो घटक दल में खींचतान की स्थिति बनी हुई है, 5वीं सीट पर चर्चा हो रही है। 5वीं सीट को लेकर कहा जा रहा है कि मांझी भी दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ अब चिराग पासवान भी जिस तरह से बैठक किए और उसके बाद उनका बयान आया, लोगों का ये आकलन है। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान भी हो सकता है कि 5वीं सीट को लेकर, क्योंकि उनके विधायक जो है वो 19 है, ऐसे में वो दावा कर सकते हैं। इसके अलावा हम जिक्र करेंगे जेडीयू से एक नाम जो अभी चर्चा में है, निशांत कुमार का, नीतीश कुमार के बेटे का। उस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से क्या निशांत कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं पवन सिंह को लेकर कि बीजेपी क्या पवन सिंह को टिकट दे सकती है, और इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सर, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं निशांत कुमार को लेकर ही। कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जो नीतीश कुमार जिस तरह से परिवारवाद के खिलाफ लगातार बोलते नजर आए हैं, ऐसी स्थिति में निशांत कुमार का राज्यसभा भेजा जाना क्यों ये चर्चा का विषय क्यों हो रहा है? क्या ऐसी बातें आई सामने? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि 2 सीट तो जेडीयू का पक्का है ना, कि 2 सीट उन्हें मिलने जा रहा है, मतलब उनका है। और तीसरे सीट को लेकर के भी एनडीए प्रयासरत है। अब तीसरे सीट के लिए जेडीयू अपना प्रत्याशी उतारेगा या बीजेपी उतारेगा, ये आपको 5 तारीख को तय हो जाएगा। बिल्कुल। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भाई निशांत कुमार क्यों चाहिए? पार्टी के अंदर से ये आवाज तो उठ ही रही है ना कि नीतीश कुमार की विरासत को कौन संभालेगा। नीतीश कुमार ठीक है, अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार पुराने वाले स्वरूप में तो है नहीं। उनकी कई हरकतें वायरल होती हैं, फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल उठता है, कई लोग सवाल करते हैं, विपक्षी दल सवाल करते हैं। यही बीजेपी जब विपक्षी पार्टी थी, विपक्ष में बैठी थी, तो पता नहीं क्या क्या कहा था। तो अब हम ये भी तो नहीं कह सकते कि विपक्षी पार्टियां अनर्गल आरोप लगाती हैं, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है। अब सवाल उठता है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन? ये एक सवाल उठता है ना, उनकी विरासत को कौन संभालेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जेडीयू के जितने आधार वोट बैंक वाले लोग हैं, वो तो निशांत को नीतीश के बाद तो देखना चाहते हैं ना, पर अचानक निशांत कूद तो जाएंगे नहीं। मतलब नीतीश आउट होंगे तब निशांत कूदेंगे, यही तो लड़ाई चल रही है और इसी बात का तो कंफ्यूजन है। दरअसल कई ऐसे सामाजिक लोग हैं जिनकी राजनीतिक पहचान भले ही ना हो, पर वो नीतीश कुमार से मिलते हैं और वो अपने समाज को लेकर के चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि समाज का नेतृत्व समाज के भीतर ही रहे, इसके लिए निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। और चूंकि पिता ताकतवर हैं, सफल राजनीतिज्ञ हैं, उनके छाया में निशांत को थोड़ा राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो तो निशांत राजनीति में परिपक्व हो सकेंगे। जैसे तेजस्वी यादव, लालू यादव की छत्र छाया में परिपक्व हो पाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जेडीयू में एक तरह से बहस है और जेडीयू में ये विमर्श भी है कि आखिरकार निशांत आए तो निशांत आए, इसको लेकर के कोई बोलता नहीं है निशांत नहीं है। संजय झा ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि वो आए, ये निशांत को तय करना है। पर निशांत क्यों नहीं तय कर पा रहे? क्योंकि उनके पिता अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। वो प्रॉस एंड कॉन्स दोनों का आकलन कर रहे हैं। भाई, एक राजनीतिक ये कहता है ना कि मैं अपनी बातों पे अटल रहा हूं। नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जाता है ना कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, ना परिवारवाद का दाग है और ना ही बेईमानी का दाग है, ना किसी घपला घोटाला भ्रष्टाचार का दाग है, उनके ऊपर सीधे आरोप नहीं है। ऐसे में वो चाहते हैं कि राजनीति से मेरा एग्जिट हो तो कम से कम हम ये कह सकें कि नीतीश ने अपने उसूलों की कीमत पे कभी राजनीति नहीं की है।
और ये उनके उसूल के दो प्रमुख स्तंभ रहे हैं। वो क्या रहा है? परिवारवाद से दूरी और भ्रष्टाचार से दूरी। ये दो बात तो उनके राजनीति का स्तंभ रहा है, जिसके सहारे वो राजनीति करते रहे, और पूरी पार्टी इसी सहारे नीतीश कुमार को ब्रांड करती रही है कि भाई जेडीयू के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश हैं, मुख्य चेहरा हैं, तो क्यों है? इस बात को समझिए। तो इसीलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि दरअसल ये जो विमर्श है उसमें बड़ा अजीब जेडीयू फंसी हुई है। और आपको याद होगा, आप तो हमारे साथ थी जब पटना में हमने यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा से किया था कि आखिरकार क्यों नहीं नीतीश के सुपुत्र, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, टॉल फिगर हैं, उनके सुपुत्र क्यों नहीं राजनीति में आ जाते? तमाम बड़े नेताओं के सुपुत्र राजनीति में आ चुके हैं। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया था जो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि नीतीश के सामने एक डिलेमा है। वो डिलेमा क्या है कि नीतीश अगर पार्टी बचाना चाहते हैं तो उनको परिवारवाद का आरोप झेलना पड़ेगा, या तो पार्टी बचा लें तो भाई परिवारवाद को त्यागें, और अगर पार्टी नहीं बचाना है तो ठीक है, परिवारवाद से दूर रहें। अब उन्होंने ये एक बड़ा साफ लहजे में कह दिया कि भाई या तो इमेज बचा लें या पार्टी बचा लें। उन्होंने इस तरीके से कहा ना कि या तो अपनी छवि बचा लें या पार्टी बचा लें। छवि बचाएंगे तो पुत्र को लाना होगा, पार्टी बचाएंगे, छवि बचाएंगे तो पुत्र को दूर रखना पड़ेगा, और पार्टी बचाएंगे तो पुत्र को लाना पड़ेगा। और इसी असमंजस में जेडीयू है, और जेडीयू के तमाम नेता, किसी में ये राजनीतिक साहस नहीं है कि वो कह दे निशांत कुमार नहीं आएंगे। जेडीयू के आधार वोट बैंक उनको नाप लेगा, इस तरह से आक्रमण करेगा कि वो सोच नहीं पाएंगे। और ये सबको पता है कि ये पूरी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है। तो इसलिए सब कहता हम तो चाहते हैं कि निशांत आए, लेकिन निशांत कब आएंगे वो नीतीश तय करेंगे। इसमें एक दूसरी बात भी है। दूसरी बात क्या है कि अगर निशांत की एंट्री हो जाएगी तो जो नीतीश कुमार के विरोधी कहते हैं कि अब निशांत ठीक नहीं है, फिट नहीं है, भाई विरोधी, मैं प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, एक अंदर भी एक लॉबी है ना जो कहता है नीतीश को बदल देना चाहिए, नीतीश अब फिट नहीं है। तो नीतीश कुमार के शुभचिंतकों को लगता है कि अगर ऐसा किया गया, निशांत को लाया गया, तो नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ेगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। और जब ये होगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए तो भाई दबाव तेज होगा, और नीतीश कुमार इस दबाव को दूर रखना चाहते हैं, इसीलिए निशांत की एंट्री होने नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए जद्दोजहद है। अब सवाल रहा कि निशांत जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए, दो नाम मतलब 2 राज्यसभा सीट तो जेडीयू के कोटे का है, इसमें तो कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। वर्तमान समय में 2 सदस्य हैं, एक हरिवंश जी हैं और दूसरे रामनाथ ठाकुर हैं। रामनाथ ठाकुर को हटाने की हिम्मत मुझे नहीं लगता है जेडीयू करेगी। हिम्मत का मतलब कि ये जो राजनीतिक दावपेच है उसको लेकर के आपको चलना पड़ता है, जातीय समीकरण साधना पड़ता है। आप जातीय समीकरण को दरकिनार करके बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीति तो कम से कम नहीं कर सकते, ये बात आप जान लीजिए। तो ऐसे में रामनाथ ठाकुर को हटाएंगे तो मैसेज चला जाएगा कि भाई कर्पूरी बाबू के बेटे को कैसे हटा दिया, अति पिछड़ों की राजनीति कैसे कर पाएंगे। इसलिए रामनाथ ठाकुर को नहीं हटाएंगे, और हटाएंगे तो कोई बड़ा पद देंगे तो उसकी संभावना तो प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए रामनाथ ठाकुर बने रहेंगे। जहां तक सवाल है हरिवंश जी का, तो हरिवंश जी को लेकर के चर्चा है कि 2 बार वो रह चुके हैं। अब दूसरा कौन जाएगा? नाम मनीष वर्मा का भी आता है। मनीष वर्मा का भी पार्टी में जबरदस्त विरोध है। आपको याद होगा वो महासचिव बनकर के बिहार घूम रहे थे, और फिर से अचानक संजय झा की चिट्ठी आ गई, और फिर मनीष वर्मा नेपथ्य में चले गए और उनको शांति से बैठना पड़ गया। अब मनीष वर्मा फिर आगे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके नाम की चर्चा है, लेकिन मनीष वर्मा का नाम दब जाएगा अगर निशांत आगे बढ़ेंगे तो इसलिए जद्दोजहद जारी है, गुत्थम गुत्थी जारी है। 5 तारीख लास्ट डेट है, 5 मार्च का इंतजार करिए, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह से बीजेपी की भी 2 सीट जो है उसमें पवन सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है, और
तय इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि भोजपुरी गायक एक गुंजन सिंह है, उन्होंने दावा किया है कि पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय है और नोटिफिकेशन के बाद सब साफ हो जाएगा। तो जिस तरह से पवन सिंह को लेकर चर्चा हो रही है, ये किस आधार पर हो रही है? नितिन नवीन से जिस तरह से उनकी दिल्ली में मुलाकात हुई, उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये भले ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। बिहार के जितने भोजपुरी गायक और एक्टर हैं, वो मुझे लगता है गायक और हीरो तो हैं ही, एक्टर तो हैं ही, लेकिन उससे बड़े राजनेता भी। नेतागिरी है जो वो जाती नहीं। आप रवि किशन से उठा के, निरहुआ से उठा के, खेसारी लाल तक आप पहुंच जाइए, मनोज तिवारी पहुंच जाइए, और फिर आप गुंजन सिंह पे आ जाइए, पवन सिंह पे आ जाइए। ये इन सब लोगों में नजर आता है कि कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल कीड़ा है। ठीक है, मनोज तिवारी तो बड़े नेता हो गए, रवि किशन एस्टैब्लिश लीडर हो गए, निरहुआ नेता हो गए, लेकिन और लोग उस लाइन में दिखाई पड़ते हैं। देखिएगा, आज ना कल सबको आना है। अब बताइए, पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये गुंजन सिंह क्यों बोल रहे हैं? इस बात को आप समझिए। गुंजन सिंह क्या पवन सिंह के प्रवक्ता है? भाई, गुंजन सिंह को हम आप इसलिए जानते हैं ना कि वो गीत गाते हैं, गाने गाते हैं। ये बात और है कि कई बार वो इस तरह का गाना गाते हैं, आपने देखा होगा कि किसी का ब्रेक ऑफ होता है, उसमें भी वो गीत गाते हैं। वो क्या नाम है, वो रोही, और ये जो मगही हीरो है, और वो गीत भी गाता है, रोशन रोही, और साथ में साथ उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है। सोशल मीडिया में आप बड़ी चर्चा सुनते होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि गुंजन सिंह ये दावा ठोक कर के क्यों कह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल पवन सिंह की चर्चा बहुत होती है। पवन सिंह को आसनसोल का टिकट दिया गया था लोकसभा चुनाव में, पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। लोकसभा चुनाव वो काराकाट से लड़े, आपको याद होगा। काराकाट में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया। अब पवन सिंह फिर विधानसभा चुनाव में आते हैं और उनके कुछ गाने बड़े वायरल होते हैं, बड़े लोकप्रिय होते हैं। जोड़िया मोदिया नीतीश के हिट हुई, आपको याद होगा। ये सारे ऐसे गाने हैं जो लोगों के जुबान पे हैं, और साथ ही साथ पवन सिंह के गानों की चर्चा हर जगह होती है। आप बिहार घूमिए, चौक चौराहे पे घूमिए, पवन सिंह के गाने बजते हुए सुनाई पड़ेंगे आपको। ऐसे में पवन सिंह की लोकप्रियता को जोरदार तरीके से विधानसभा चुनाव में भुनाया भी गया। पवन सिंह स्टार कैंपेनर की तरह घूम रहे थे और एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे। एनडीए थंपिंग मेजॉरिटी से जीती भी, बड़ी मेजॉरिटी मिली। 202 का सीट छोटा नहीं होता है, इस बात को आप समझती हैं। अब ऐसे में सवाल उठता कि क्या पवन सिंह को राज्यसभा भेज करके पुरस्कृत किया जाएगा? पवन सिंह जो है हाल फिलहाल में नितिन नवीन से मिले हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पवन सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वो राज्यसभा जाएंगे। ये दावा गुंजन सिंह भी कर रहे हैं और पवन सिंह के कई समर्थक कर रहे हैं जो उनको जानते हैं, नजदीक से जानते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। पर बीजेपी में बहुत कुछ इतने पहले कह करके दावा करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब नाराज हुए थे तो आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पटना में थे। पटना से वो सीधा दिल्ली उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आए थे। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी और मेरी खुद बात हुई जब उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द जितने लोग हैं, कुछ करीबी लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई। मैंने तब पूछा था कि आखिरकार क्या मिलने जा रहा, कैसे मान गए नेताजी। तो मुझसे बताया गया था कि नेताजी की राज्यसभा की सीट पक्की कर दी गई है और एक विधान परिषद की सीट भी पक्की कर दी गई है। तो भाई, विधान परिषद की पक्की कर दी गई है, इसीलिए तो उन्होंने बेटे को मंत्री बना दिया। अब राज्यसभा की सीट भी पक्की कर दी गई है, उसके लिए भाई उपेंद्र कुशवाहा तो तैयार हैं। अब आप कमर कसे हुए हैं। अब इस बीच में कई लोग कूद जा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी कूद जा रहे हैं। उधर चिराग पासवान भी अपने 19 विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। चिराग भी अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है तो वो भी कहते हैं कि हमसे 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। भाई, उपेंद्र कुशवाहा का कैंप भी कहता है कि उनके साथ 1 राज्यसभा का सीट और 1 एमएलसी का सीट प्रॉमिस किया गया था। अब सीटें तो 5 ही है ना भाई, 2 बीजेपी 2 जेडीयू का जाएगा ही।
एक जो कि 3 सीट कम पड़ रहा है, एक राज्यसभा जाने के लिए बिहार में 41 विधायकों की जरूरत है। अब ये 3 सीट कौन मैनेज कर लेगा? तो एनडीए बेहतर कंडीशन में है, वो मैनेज कर सकता है। लेकिन ये 2 बीजेपी 2 जेडीयू, तो एक किसको मिले? तो वो कहते हैं ना, एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। अब ये अनार एक राज्यसभा सीट है, बीमार उपेंद्र कुशवाहा भी उस नंबर में आते हैं भाई। दूसरा नंबर चिराग पासवान का भी है, तीसरा नंबर जीतन राम मांझी का है। अब ये बीजेपी, और चौथा नंबर आपको बता दें, जेडीयू को भी लगता है कि ये 3 विधायक हम मैनेज कर पाएंगे। तो 3 विधायक हम मैनेज कर पाएंगे, ये जेडीयू को लगता है, बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है। और ऐसे भी अगर आप बिहार के पॉलिटिक्स को समझें तो जेडीयू को एआईएमआईएम समर्थन दे सकता है, एआईएमआईएम के लिए ये आसान है, लेकिन बीजेपी को समर्थन देना पॉलिटिकली मुश्किल है। इसलिए जेडीयू हो सकता है 5वें में तीसरे उम्मीदवार को उतार दे, और तीसरा उम्मीदवार कौन होगा ये जेडीयू के सर्वे सर्वा नेता तय करेंगे या उनके आसपास कार्यकारी अध्यक्ष तय करें। ललन सिंह की भूमिका होगी, विजय चौधरी की भूमिका होगी, इन लोगों की भूमिका होगी कि कौन जाएगा। इसलिए ये चक्कर जो भी है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका क्लैरिटी आपको 5 मार्च को मिल पाएगा। नाम बहुतों की चर्चा में है, बहुत सारे लोग दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, पर तय 5 मार्च को हो जाएगा। और तय नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व करेगा, और उसके बाद फाइनली ये तय हो पाएगा कि कौन जा रहा है राज्यसभा। खैर, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि होली खत्म हो और राज्यसभा की सीटों का जिस तरह से एनडीए में खींचतान चल रही है, खींचतान की स्थिति है, अभी फिलहाल चल रही है या नहीं ये तो आगे का विषय है। फिलहाल निशांत की एंट्री, पवन सिंह की एंट्री, पवन सिंह क्या 12 जो नॉमिनेशन वाले मेंबर्स हैं उससे जा सकते हैं, बीजेपी कोटे से जा सकते हैं, किस तरह से क्या पवन सिंह की सही में एंट्री हो रही है, बहुत सारी चर्चाएं अभी हैं और हम आपको अपडेट करते रहेंगे इन सब विषयों पर। राज्यसभा की सीटों पर किसका नाम आगे आ रहा है 5 मार्च तक, फिलहाल इस पर तो खुलासा हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और इन विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।